साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केंद्र व सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक समझ से रिलेटेड टॉपिक्स के विषय में और उससे जुड़ी हुई जानकारियों से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीएसईबी पटना, सीबीएसई नई दिल्ली, एसएसए, एनसीटी और विश्व बैंक के विषय में यूनेस्को, यूनिसेफ से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे कि आखिर इन सभी संस्थाओं का शिक्षा जगत में क्या योगदान है, इनकी क्या महत्ता है और इनके महत्व के विषय में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत सरकार के द्वारा कब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किया गया? 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1964 ईस्वी या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर होगा 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना किया गया। चलिए आगे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है VVI कि विद्या अमृतम स्नुते निम्न में से किसके लोगों पर अंकित है? क्या है? विद्या अमृतम स्नुते निम्न में से किसके लोगों पर अंकित है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनसीईआरटी। आपके समक्ष देखिए एनसीईआरटी का लोगो है और इस लोगो पर देखिए लिखा हुआ है विद्या अमृतम स्नुते। क्या लिखा हुआ है? विद्या अमृतम स्नुते। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये विद्या अमृतम स्नुते किसके लोगों पर लिखा हुआ है? तो याद रखना है एनसीईआरटी के लोगों पर लिखा हुआ है, अंकित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है? इसका जो हेड ऑफिस कहिए, मुख्यालय कहिए, वो कहां है? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है। आगे है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का प्रमुख ध्येय निम्न में से क्या है? प्रमुख कहिए उद्देश्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है कि आखिर एनसीईआरटी की स्थापना क्यों किया गया? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
की स्थापना का ध्येय क्या है? तो विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, स्कूली शिक्षा विभाग को अकादमिक परामर्श देना, पूर्व सेवा या फिर सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा विभाग को अकादमिक परामर्श देना, पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी शिक्षक सेवा से आने से पूर्व अगर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ट्रेंड होते हैं, या फिर सेवाकालीन शिक्षक का जो प्रशिक्षण होता है वृत्तिक विकास के लिए, दोनों तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग तीन तीन विकल्प सही है। इसका मतलब है कि सही आंसर होगा डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि स्कूली शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु, स्कूली शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु बेहतर समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का संघटक इकाई निम्न में से कौन सा है? क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा सिस्टम, और उसमें NCERT को काम करना है। तो NCERT का जो संघटक इकाई है वो कौन कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्था NIE, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि NIE, ये सही आंसर है। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET ये भी है इसका संगठक इकाई। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ये भी है, यानी कि तीन तीन विकल्प सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT क्या है? देखिए जो भी BPSC के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उन सिलेबस का निचोड़ और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बन रहा है सारे प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। एक भी प्रश्न छूटा हुआ नहीं है। तो क्या है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा कब शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र, जो वर्तमान में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहलाता है, उसकी स्थापना किया गया। अब वर्तमान में जो केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान है इसका काम क्या है? तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के विकास एवं उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करना और प्रशिक्षण सामग्रियों का विकास करना है, ये विकास करता है। तो केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? प्रश्न को बिल्कुल आसान कर रहे हैं, इस तरह से घुमा करके आपसे पूछेगा, लेकिन बिल्कुल आसान कर रहे हैं कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र जो वर्तमान में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है, इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1973, 1972, 1971 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा
1973 1973 में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किसके तहत विभिन्न राज्यों में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 1992, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग NCERT अभी हम लोग देख रहे थे और NCERT पूरे राष्ट्र लेवल में, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है, जबकि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ये स्टेट लेवल में काम करती है। काम दोनों का लगभग सेम है। तो इसकी जो स्थापना की गई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना है 1992 इसके तहत की गई थी, है ना। इसलिए आंसर होगा, यहां दो विकल्प सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी सही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना 1992 है ये भी सही है, दोनों के तहत की गई थी। इसलिए आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के कार्य निम्न में से कौन सा है? क्या कार्य है? विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अनुसंधान आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षक शिक्षा में सुधार करना, शैक्षणिक नवाचारों के लिए प्रचार करना, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, SCERT का जो प्रमुख कार्य है वह है कि विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अनुसंधान आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सही आंसर है। शिक्षक शिक्षा में सुधार करना, ये भी इसका सही आंसर है। शैक्षणिक नवाचारों के लिए प्रचार करना कि शिक्षण अधिगम के लिए नए नए जो आचार हैं, यानी जो नवाचार हैं, जो नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नित नए विधि का कहिए तो अन्वेषण किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, उसका भी प्रचार करना, यानी हम शिक्षकों तक पहुंचाना और नए विधि से हम बच्चों को शिक्षण अधिगम का कार्य करें। इसके लिए भी कौन उत्तरदायी है, कौन जवाबदेह इसके लिए है, कौन, किसका ये प्रमुख कार्य है? तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT का काम है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से 3 विकल्प, तीनों सही है। क्या है? ऊपर से 3 विकल्प है और तीनों सही है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो D नंबर होगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। चलिए आगे है कि अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, क्या है प्रश्न? अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय बिहार का कार्य क्या है? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में संशोधन करना, अनुसंधान व शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, स्कूली व व्यावसायिक शिक्षा का मार्गदर्शन और परामर्श देना, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय बिहार का जो कार्य है वो है बंधु कि पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक में संशोधन करना, अनुसंधान व शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन करना, स्कूली व व्यावसायिक शिक्षा का मार्गदर्शन और परामर्श देना। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प जो है वो सही इसका आंसर है। इसलिए सही आंसर होगा
डी नंबर यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। आगे है कि वर्तमान में बिहार में कितने स्वायत्त अनुसंधान संस्थान हैं जो अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत आते हैं। वो 17 है, 19 है, 15 है, 20 है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 17, है ना, जो कि स्वायत्त अनुसंधान है, अनुसंधान संस्थान हैं जो अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत आते हैं। अब आइए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB पटना की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1952 ईस्वी। 1952 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB पटना की स्थापना की गई थी। आगे है क्या है कि अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु। क्या है? अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु निम्न में से किसके लोगों में अंकित है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का जो लोगो है उसमें यह अंकित है कि अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु, है ना। देखिए यहां पर भी है अंकित अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो लोगो है उस लोगो में यह अंकित है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना BSEB पटना का कार्य निम्न में से क्या है? तो राज्य के विद्यालयों का मान्यता प्राप्त करना, माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करना, परीक्षाओं के आधार पर आए नतीजों को प्रमाणित करना या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एक अकादमिक प्रमुख अकादमिक संस्थान है जिसका कार्य क्या है? तो राज्य के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये काम है। माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी कि वो परीक्षा भी आयोजित करती है, परीक्षाओं के आधार पर आए जो नतीजे यानी रिजल्ट उसको भी प्रमाणित करती है। यानी कि यहां देख रहे हैं एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर डी नंबर होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। अब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी, यानी कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE
नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न भी आपके सामने है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अस्तो मा सदगमय निम्न में से किसके लोगों में अंकित है? सीबीएसई नई दिल्ली, बीएसईबी पटना, बी बॉस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सीबीएसई नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली। देखिए इसके लोगों पर यह अंकित है अस्तो मा सदगमय, है ना। अस्तो मा सदगमय ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का जो लोगो है इस लोगो पर अंकित है। आगे बढ़ते हैं। कि सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली का कार्य क्या है? 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन करना, प्रमाण पत्र निर्गत करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सीबीएसई नई दिल्ली का जो कार्य है वह है 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन करना और परीक्षा के बाद उसका प्रमाण पत्र निर्गत करना। इसके अलावे भी काम है कि सीबीएसई वैसे विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करती है जो सीबीएसई द्वारा निर्धारित सारे मानदंड को पूरा करता है। वैसे विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता प्रदान करती है, वो भी एक काम है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर सी नंबर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी का गठन कब हुआ? बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड उर्दू भाषा के विकास के लिए गठन किया गया था और कब किया गया था? 17 जनवरी 1981, 18 जनवरी 1981, 19 जनवरी 1981, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 17 जनवरी 1981 को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड यानी बीएसएमईबी का गठन किया गया और इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पटना में है। इससे भी रिलेटेड शायद प्रश्न होगा। हाँ है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अभी हम चर्चा कर रहे थे इसका जो मुख्यालय है वो पटना में है, याद रखेंगे। चलिए आगे है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी का क्या कार्य है? अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का विकास करना, तहतानिया, वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी इत्यादि की परीक्षा आयोजित करना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी का क्या कार्य है, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इस बोर्ड की जो स्थापना की गई थी सिर्फ उर्दू भाषा का विकास के लिए नहीं, उर्दू भाषा के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के विकास करने के लिए किया गया। अब देखिए कुछ डिग्रियां हैं इन भाषा से रिलेटेड, क्या है वो? तहतानिया, पश्तानिया, फोकानिया और मौलवी इत्यादि की परीक्षा भी आयोजित करता है
कौन? बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो सी नंबर कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कि बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबॉस की स्थापना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया था? फरवरी 2011 में, मार्च 2011, अप्रैल 2011, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फरवरी 2011 में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबॉस की स्थापना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। आगे है कि बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबॉस का कार्य क्या है? आखिर बीबॉस की स्थापना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा क्यों किया गया? 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन करने के लिए, पाठ्यचर्या का निर्धारण करने के लिए, संस्थानों की मान्यता प्रदान करने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबॉस का जो गठन फरवरी 1911 ईस्वी में जो किया गया था, वह 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का आयोजन करने के लिए, पाठ्यचर्या का निर्धारण करने के लिए, संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए किया गया था। यहां पर भी देख रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प जो है वो सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो है विकल्प, वो आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA की स्थापना कब हुई? प्रश्न एकदम सीधा सीधा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA, नेपा भी इसको बोलते हैं, कि स्थापना कब हुई? जिसे एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षणिक योजनाकारों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी। और देखिए, ये नेपा को, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की बना दिया गया, ये नेपा की स्थापना कब की गई? साधारण सा सीधा सा सवाल पहले जानिए। 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेपा की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। यानी 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। अब देखिए कि नेपा, ये जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ये किस लिए किया गया था? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के शैक्षणिक योजनाकारों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एशिया क्षेत्र के जो यूनेस्को केंद्र है, इसके रूप में की गई थी, जिसे 1965 ईस्वी में एशियाई शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नेपा का उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा उसे प्रदान किया, ताकि यह स्वयं उपाधि क्या करे? प्रदान कर सके, है ना।
तो मानद विश्वविद्यालय की उपाधि या मानद विश्वविद्यालय का दर्जा नेपा को कब दिया गया भारत सरकार के द्वारा? अगस्त 2006, जुलाई 2006, सितंबर 2006 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अगस्त 2006 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नेपा का उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। आगे है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नेपा, जिसका फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेपा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि इसका कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना, नवाचार का प्रचार करना, नए नए प्रयोग करना, है ना, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इस कोई नहीं। तो देखिए नेपा का जो मुख्य कार्य है वो प्रशिक्षण देना है, अनुसंधान करना है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी ये भी सही है। नवाचार पर भी ये कार्य करता है, ये भी सही है। यहां पर देख रहे हैं एक से अधिक विकल्प सही आंसर है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के आधार पर कब हुई? 17 अगस्त 1995, 17 सितंबर 1995, 17 नवंबर 1995 या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई वो 17 अगस्त 1995 को की गई थी। किसके आधार पर की गई थी? यहां देखिए दो आंसर है, दो क्वेश्चन है। एक प्रश्न है कि सीधा सीधी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब की गई, उसका आंसर होगा 17 अगस्त 1995। लेकिन किसके आधार पर की गई थी? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के आधार पर की गई थी 17 अगस्त 1995 को। तो यहां पर दो दो प्रश्न है और दोनों का आंसर हम क्लियर कर रहे हैं। ध्यान से इसको नोट करिए, इस पर ध्यान रखिए। आगे है कि देश में अध्यापकों का प्रशिक्षण समुचित ढंग से हो सके, इसकी जिम्मेदारी निम्न में से किसके ऊपर है? एनआईओएस का, यूनिसेफ का, एनसीटीई का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एनसीटीई। कि देश में अध्यापकों का प्रशिक्षण समुचित ढंग से हो सके, इसकी सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही किसके ऊपर है? एनसीटीई के ऊपर है। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के कार्य निम्न में से क्या है? देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, उसका नियंत्रण एवं समन्वय करना, स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तय करना तथा मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण करना तथा अध्ययन करना, उसका शिक्षक की नियुक्ति, ट्यूशन फीस इत्यादि के संबंध में मार्गनिर्देश प्रदान करना या फिर उपरोक्त सभी।
तो देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का क्या कार्य है ना। तो देश में अध्यापक शिक्षा का विकास करना, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करना, ये इसका कार्य है। स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तय करना और उसका मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, ये भी इसका कार्य है। अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा उसका अध्ययन करना, ये भी उसका कार्य है। शिक्षक की नियुक्ति करना, ट्यूशन फीस इत्यादि के संबंध में मार्गनिर्देश प्रदान करना, ये भी क्या है, एनसीटीई का कार्य है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 11 सितंबर 1946, 12 सितंबर 1946 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा पहले प्रश्न जानिए कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ जिसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को। अब है दूसरा इसमें प्रश्न। एक प्रश्न तो हम लोग जान लिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी। चलिए आगे है कि यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य क्या था? क्यों संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, उस बच्चे को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूनिसेफ की जो स्थापना का आरंभिक उद्देश्य था, शुरुआत का जो उद्देश्य था, और इसलिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कब तक से कब तक चला, 1939 से 1945, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के 2 प्रमुख शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम गिरा दिया गया, परमाणु बम, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ये सही विकल्प है। दूसरा है कि इन बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यहां पर देखिए 2 विकल्प सही है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में भी इस तरह का ही सवाल पूछेगा। एक एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दे देता है और उसमें घबराना नहीं है। समुचित जानकारी रखिए, सही जानकारी रखिए, और तब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर करेंगे वो सी नंबर करेंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है। कि यूनिसेफ की जो
स्थापना का आरंभिक उद्देश्य था वह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो राष्ट्र नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, उनके बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं, है ना। ये बच्चे पर ही जो है वो राष्ट्र का निर्माण संभव है। आइए अब है कि कब यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। 1953, 1955, 1957 उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य 1953 ईस्वी में बना। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी आप VVI प्रश्न के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? काठमांडू, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि न्यूयॉर्क, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ को कब उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनिसेफ को कब उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965, 1966, 1970 उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे है कि यूनिसेफ को कब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो तो देखिए कि 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि यूनिसेफ को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1989, 1990, 1984 उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रश्न कि यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कार्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कोपेनहेगन, डेनमार्क, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यूनिसेफ का अभी हम लोग पढ़े थे कि उसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, जबकि यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है वहां है। इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर, कोपेनहेगन, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं कि 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ के कौन से कार्यों की देखरेख करता है? 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ में कितना कार्यकारी दल है? तो 36 सदस्यों का। ये कौन से कार्यों की देखरेख करता है? यानी कि यूनिसेफ का कार्य क्या है? नीतियां बनाना, वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 36 सदस्यीय कार्यकारी दल यानी यूनिसेफ का जो कार्य है वह है नीतियां बनाना।
दूसरा है कि वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करना। यानी दोनों विकल्प सही है, इसलिए सही जो जवाब देना है आपको वो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा। वर्तमान में यूनिसेफ किन प्राथमिकताओं पर केंद्रित है? बच्चों का विकास तथा बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता तथा बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण एवं बाल श्रम का विरोध, बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष के लिए कार्य करना। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में जो यूनिसेफ 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जानकारी के लिए बता देते हैं कि कितना प्राथमिकता है, 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। और वह 5 प्राथमिकता क्या क्या है? बच्चों का विकास तथा बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता तथा बच्चों का हिंसा से बचाव, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, शोषण एवं बाल श्रम का विरोध करना तथा बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष के लिए कार्य करना। यानी कि ऊपर का जो तीनों विकल्प है वो सही है, इसलिए आपको जवाब देना है डी नंबर, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को, इसका गठन कब हुआ था? सीधा सीधी प्रश्न है कि यूनेस्को का गठन कब हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके सामने है। तो यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945, 20 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1946, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। आगे है कि किसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है? यूनिसेफ, यूनेस्को, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यूनेस्को। यूनेस्को का कार्य क्या है कि शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। निम्न में से किसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए? ये किसका उद्देश्य है? यूनिसेफ का, यूनेस्को का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यूनेस्को। यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। अब है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन,
पेरिस फ्रांस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पेरिस, जो कि फ्रांस का एक शहर है और पेरिस ही जो है वो यूनेस्को का मुख्यालय भी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को मुख्यतः किसके जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है? शिक्षा एवं प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को जो किसके जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है? वह शिक्षा एवं प्राकृतिक विज्ञान के जरिए, शिक्षा एवं प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा, सामाजिक एवं मानव विज्ञान के द्वारा, संस्कृति एवं सूचना व संचार के द्वारा क्या करता है? अपनी गतिविधियां संचालित करता है। यहां पर देख रहे हैं 3 विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर देना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब है कि यूनेस्को का कार्य क्या है? साक्षरता बढ़ाने वाले, पहले प्रश्न देखें कि यूनेस्को का कार्य क्या है? साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करना, वैश्विक धरोहर की इमारतों और उद्यानों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करना, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूनेस्को का जो कार्य है वो है साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करना। दूसरा इसका कार्य है कि वैश्विक धरोहरों की इमारतों और उद्यानों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करना। यहां पर देख रहे हैं कि एक से अधिक विकल्प जो है इसका आंसर है, इसलिए सही आंसर हम लोगों को देना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को का योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षकों को वैश्विक स्तर का नेतृत्व प्रदान करना, राष्ट्रीय विकास में शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करना, विभिन्न देशों में विकसित एवं नवाचारी प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को का जो योगदान है, यूनेस्को का जो कार्य है वह है कि शिक्षकों को वैश्विक स्तर का नेतृत्व प्रदान करना। यह विकल्प सही है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करना, यह भी विकल्प सही है। विभिन्न देशों में विकसित एवं नवाचारी प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना, यह भी विकल्प सही है। इसलिए हम लोगों को जो आंसर करना है, सही आंसर करना है, वह है उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। यानी कि यूनेस्को का शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य है, इसको हम इस प्रश्न के माध्यम से देखे हैं। चलिए आगे है कि देश में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात निर्मित कार्य योजना 1992 में देश के प्रत्येक जिला में निम्न में से क्या खोले जाने की परिकल्पना की गई है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीसी, जिला संसाधन केंद्र डीआरसी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए देश में शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण व्यवस्था, यहीं पर इसका आंसर है। शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात निर्मित जो उसका कार्य योजना 1992 में
के द्वारा यह तय किया गया कि देश के प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ क्या है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगी। अब है कि डाइट का प्रमुख ध्येय, प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों डाइट की स्थापना किया जाना है हर जिले में। इस तरह की बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना 1992 में क्यों की गई। प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण करना, वयस्क शिक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग में कार्यात्मक साक्षरता लाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डाइट का प्रमुख ध्येय, डाइट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कहिए वो है कि प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण करना, वयस्क शिक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में 15 वर्ष से 30 वर्ष के आयु वर्ग में कार्यात्मक साक्षरता लाना, ये दोनों जो है सही विकल्प है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइट से ही रिलेटेड प्रश्न है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है ना, डाइट के क्या कार्य हैं। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की जरूरतें एवं समस्याओं का सर्वेक्षण करना, प्राथमिक शिक्षकों हेतु सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डाइट का कार्य क्या है। पहला कार्य है स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की जरूरतों एवं समस्याओं का सर्वेक्षण करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षकों हेतु सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना, वृत्तिक प्रशिक्षण देना, वृत्तिक विकास के लिए या फिर 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, यानी तीनों विकल्प सही है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक संकुल, प्रत्येक क्लस्टर में कितने विद्यालय एवं कितने शिक्षक होते हैं। एक संकुल जो होता है, एक सीआरसी जो होता है, वो कितने स्कूलों का गुच्छ होता है, समूह होता है, और उसमें कितने शिक्षक होते हैं। 10 से 15 विद्यालय तथा 40-50 शिक्षक, 8 से 10 विद्यालय तथा 30 से 40 शिक्षक, 15 से 20 विद्यालय तथा 50 से 60 शिक्षक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सामान्यतः प्रत्येक संकुल में 10 से 15 विद्यालय होते हैं और 40 से 50 शिक्षक होते हैं, है ना। 10 से 15 विद्यालय और 40 से 50 शिक्षक होते हैं। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना कब लागू किया गया। मार्च 2009, अप्रैल 2009, मार्च 2010, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना मार्च 2009 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? मार्च
2009 में लागू किया गया था। आगे है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाना, यानी बच्चे कम से कम माध्यमिक स्तर यानी 10वीं क्लास तक पढ़े, मैट्रिक पास कर जाए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाना। अभी जो चर्चा कर रहे थे कि बच्चे कम से कम मैट्रिक कर जाए, 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर ले, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था। दूसरा कि शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, सी नंबर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब के केंद्रीय बजट में समग्र शिक्षा अभियान की कार्यक्रम की शुरुआत की? क्या है? समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। 2014-15, 2015-16, 2018-19, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2018-19 में वर्तमान जो सरकार है, इन सरकार के द्वारा, है ना, समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान एसएसए। देखिए पहले भी जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका भी अंग्रेजी में एसएसए, और सिर्फ हिंदी में सर्व के जगह समग्र हो गया। तो समग्र शिक्षा अभियान एसएसए कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए क्या सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई? समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकलांग बच्चे, जो अक्षम बच्चे हैं, और इसके साथ साथ जो समाज में जिनसे घृणा किया जाता है, जो काफी पिछड़े हैं, वैसे बच्चे को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि समावेशी शिक्षा की मुखालफत की गई है, गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। यानी दोनों विकल्प सही है। आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस वर्ग के सभी विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, भवन, पोषण इत्यादि की गुणवत्ता व संचालन सुनिश्चित करना है? सीधा सीधी प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? वर्ग 1 से लेकर 12 तक, वर्ग 6 से 12वीं तक, प्री स्कूल से 12वीं तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा, सही आंसर, प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक, यानी यूं कहें नर्सरी से लेके 12th क्लास तक, 12वीं तक। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 से लेकर के 12वीं तक सारे क्लास के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सभी विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, भवन, पोषण इत्यादि की गुणवत्ता व संचालन सुनिश्चित करना है।
चलिए आगे है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसे समाहित किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, उपरोक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को भी समाहित किया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को भी समाहित किया गया है और शिक्षक शिक्षा को भी समाहित किया गया है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों। आगे है कि समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? क्या है कि समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? आरटी एक्ट 2009 के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, एससीईआरटी डाइट के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, विद्यालय के छीजन यानी ड्रॉप आउट, जो बच्चे बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, एवं लिंग अंतराल को कम करना, सीखने व सिखाने के बेहतर अवसर उपलब्ध करना, व उद्देश्यों को प्राप्त करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, समग्र शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वह है आरटी एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये लक्ष्य है। एससीईआरटी डाइट के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, विद्यालय के छीजन यानी ड्रॉप आउट बच्चे जो विद्यालय में बीच में ही बिना शिक्षा पूरी किए हुए वो भाग जाते हैं, उसको कम करना और लिंग अंतराल को भी कम करना, सीखने व सिखाने के बेहतर अवसर उपलब्ध करना व उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये भी विकल्प सही है। चारों ऊपर से सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की शुरुआत कब बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने हेतु की गई थी? 1990, 1991, 1992, 1986, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1990 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की शुरुआत की गई थी। किस लिए? कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाया जा सके, इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना की गई, को लागू किया गया। अब है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निम्न में से किनकी सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है? बालिकाओं के, अल्पसंख्यक समुदायों के, समाज के वंचित व दलित एवं पिछड़े वर्गों को, या फिर उपरोक्त तीनों का? देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है वो किसके सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है? तो बालिकाओं के सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है। अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है। समाज के वंचित वर्ग, जिसमें कि समावेशी शिक्षा पर अभी हम जो बात कर रहे थे, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि विकलांग बच्चों के साथ साथ समाज के वंचित वर्ग के बच्चे, दलित वर्ग के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे जो समाज में उपेक्षित महसूस किए जाते हैं, जिसके घर में सदियों से अंधेरा है, शिक्षा रूपी चिराग नहीं जला है, वैसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिना भेदभाव के, सम्मान के साथ, कहिए खुशनुमा माहौल में शिक्षा दी जाती है। हम लोग थोड़ा सा समावेशी शिक्षा पर चले गए थे। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है वो बालिकाओं पर जोर देती है शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, समाज के वंचित व दलित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के पर भी जोर देता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
जो 1991 में जिसकी स्थापना की गई थी, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, निरक्षरता में भारी कमी लाना, शिक्षा व्यवस्था में संशोधन लाना, शैक्षणिक प्रयासों में समता एवं सामाजिक न्याय पैदा करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जो लक्ष्य है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, निरक्षरता में भारी कमी लाना यानी सारे लोग साक्षर हो जाएं, शिक्षा व्यवस्था में संशोधन लाना, शैक्षणिक प्रयासों में समता और सामाजिक न्याय पैदा करना, यानी सही आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करती है? सर्व शिक्षा अभियान, जो अब कहलाता है समग्र शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना जो है वो सर्व शिक्षा अभियान, जो अब समग्र शिक्षा अभियान कहलाता है, ऐसे कार्यक्रम का संचालन करती है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तय करती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन करती है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का भी संचालन करती है। यानी चारों विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु कब हुई, जिसका मुख्यालय पटना में है? 1981, 1980, 1982, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना हुई वो 1981 में हुआ, 1981 ईस्वी में हुआ। अब इससे रिलेटेड और जानकारी दे रहे हैं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, क्यों हुई? तो संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए। और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पटना में है। हर तरह की जानकारी हम लोग ग्रहण करें, इसका रिवीजन करते चलें। परीक्षा अगले कुछ दिनों में ही होने वाली है। अब आइए कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS कब शुरू किया गया? 1979, 1980, 1978, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS 1979 ईस्वी में 1979 में शुरू किया गया। और NIOS के बारे में थोड़ी सी मैं और चर्चा कर देता हूं कि ये 1979 में किया गया और ये स्नातक से पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए किया गया, यानी कि +2 लेवल तक की शिक्षा और डिग्रियां NIOS प्रदान करती है, उसका परीक्षा का आयोजन करती है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना के उद्देश्य निम्न में से क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, समाज में अधिक समता और न्याय की स्थापना करना, एक सीखने वाले समाज का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की जो स्थापना का उद्देश्य है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सभी लोग शिक्षित हों, शिक्षा सबों तक पहुंचे, समाज में अधिक समता और न्याय की स्थापना करना, एक सीखने वाले समाज का विकास करना, एक लिटरेट सोसाइटी का विकास करना, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलिए आगे है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह संस्था है?
25 दिसंबर 1944, 24 दिसंबर 1944, 25 नवंबर 1945, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 25 दिसंबर 1944 को, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह संस्था भी है। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 188, 189, 150, 200 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में विश्व बैंक के 188 सदस्य देश हैं। यानी विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? 188। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संसाधन केंद्र के स्थान पर स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर कर दिया गया है। अब जो हम लोग सीआरसी बोलते हैं वह शब्द समाप्त होने जा रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स कहिए या स्कूल क्लस्टर कहिए। इसके फायदे क्या क्या हैं? आखिर सीआरसी को हटा करके स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर नाम दिया गया, तो एनईपी 2020 में उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग करना, विद्यालय परिसर में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना, विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सीआरसी यानी संकुल संसाधन केंद्र, जो 10 से 15 विद्यालयों का समूह होता है, जिसमें 40 से 50 शिक्षक होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, उसका नाम स्कूल कॉम्प्लेक्स कर दिया गया या स्कूल क्लस्टर कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं, किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत लाया गया है? तो पहला है दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग उपलब्ध कराना, विद्यालय परिसर में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना, विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार करना। यानी जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। तीनों विकल्प इसका सही है। स्कूल क्लस्टर का उद्देश्य निम्न में से क्या है? अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, अधिक संसाधन दक्षता, क्लस्टर में स्कूलों को अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन का काम करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल क्लस्टर का जो उद्देश्य है वो अधिक संसाधन दक्षता विकसित करना, क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज करना, उसके बीच समन्वय स्थापित करना, उनका नेतृत्व करना, उसका शासन और प्रबंधन का कार्य करना। यानी सही आंसर होगा ए और बी दोनों। आगे है कि समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है? 1000 की आबादी पर, 1200 की आबादी पर, 1500 की आबादी पर, या 2000 की आबादी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1000। यानी 1000 की जनसंख्या पर समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। अगर वहां 1000 से अधिक होता है तो 2 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। अब है कि
गुरुर गुरुत्तमो धाम क्या है? गुरुर गुरुत्तमो धाम निम्न में से किसके लोगों पर अंकित है? एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीटीई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा एनसीटीई। आपके सामने भी उसका लोगो है एनसीटीई का, और देखिए उसमें लिखा हुआ है गुरुर गुरुत्तमो धाम, है ना। ये आपका किसका लोगो है? एनसीटीई का लोगो है। तो साथियों, आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट से ही हम ऊर्जान्वित होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।